सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम सिद्दीकी वॉशिंगटन डीसी से और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम 3 हिस्सों पर रखेंगे। पहला, पाकिस्तानियों ने जो ईद सेलिब्रेट की है वो किस तरीके से की है। सेकंड जो है, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने क्या काम किया है जिससे जो है पीटीआई आपस में लड़ती नजर आई है। और तीसरा जो है वो कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात, उस पे बात करेंगे। तो हमारे साथ जो हैं फराज दरवेश कैलिफोर्निया से हैं। फराज, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने। आसिम भाई, बहुत शुक्रिया। फराज, सबसे पहले तो हम ईद से शुरू करते हैं कि हमने माजी में देखा किस तरीके से ईदें मनाई जाती थी और इस दफा हमने एक थोड़ा-सा फ़र्क देखा कि रमज़ान में जो पार्टीज़ होती थी और उसके अलावा जो चाँद रात मेले हुए और जो ईद सेलिब्रेशन हुई, उसमें कहीं भी पीटीआई का फ्लैग नज़र नहीं आया। पीटीआई के गाने जो चलते थे चाँद रात को जो सेलिब्रेशन होती थी वो नज़र नहीं आए। हमने पीटीआई के बहुत सारे लोगों को आपस में लड़ते हुए भी देखा। अ, थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप अपने कैलिफोर्निया की साइड का बताएँ कि वहाँ पर आपने ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट किया? जी, आसिम भाई, बहुत शुक्रिया। और देखें, ईद बहुत जोश-व-खरोश से यहाँ मनाई गई। यहाँ पर सहरी फेस्टिवल भी हुए इस दफ़ा। उसके बाद चाँद रात के मुख्तलिफ जगहों पर फेस्टिवल हुए। फिर ईद के फेस्टिवल जो है मुख्तलिफ जगहों पर मसाजिद के अंदर हुए। तो बड़े-बड़े ज़ोर-ओ-शोर के साथ ईद इस दफ़ा मनाई गई और मुझे ऐसा लग रहा है अब अमेरिका की जो नई जनरेशन है, यानी कि यहाँ के जो पैदा हुए बच्चे हैं, उन्होंने अब चीज़ें टेक ओवर कर ली हैं। तो वो अपने हिसाब से अमेरिकन पाकिस्तानी फ्यूज़न जो है तरह की ईद होती है, तो बड़ा अच्छा खाने में भी जो है फ्यूज़न होता है। तो बड़े ज़ोर-ओ-शोर से जो है ईद मनाई गई। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जो आप पीटीआई के झंडे-वंडे की बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इसको हाइली एक्ज़ैजरेट किया जाता था पीटीआई की तरफ से, क्योंकि पीटीआई सोशल मीडिया की पार्टी है। वो सोशल मीडिया के उतार-चढ़ाव को और कैंपेन को अच्छी तरह समझता है। एक बंदा अगर कोने में कहीं झंडा लेकर खड़ा हुआ है या एक बंदा एकदम से जो है ना मजमे के बीच में आ गया और उसने पीटीआई के 2-4 झंडे जो है ना 2-3 लोगों ने लहरा दिए, तो अब वो 3 झंडे अगर लहराए जा रहे हैं, 3 लोग लहरा रहे हैं और आस-पास जो है कुछ 100 लोग खड़े हुए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे 100 लोग पीटीआई के हैं। ये आपको याद होगा, एमकेएम वाले भी कराची में इस तरह के काम करते थे कि मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए जिन्होंने एमकेएम के झंडे लिए हुए, पीछे पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया और वो जो तासुर दे देते जी पूरा ट्रैफिक जो है वो सब के सारे लोग एमकेएम के। तो वो ये उस तरह की चीजें होती थी जो कि अब काफी हद तक खत्म होती जा रही हैं। यहाँ पर इतने ज्यादा, जैसे मैंने कहा, 1 मिलियन, आप पहले भी हम बता चुके हैं, 1 मिलियन पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं। वो कोई सारे 1 मिलियन तो पीटीआई के नहीं है ना। पीटीआई के जो जलसे और धरने होते हैं उसमें 50 लोग होते हैं किसी भी शहर के अंदर, मुश्किल से वो भी। चलें, बड़ी खुशी की बात है कि लोग जो हैं वापस उस जो 3-4 साल के अंदर एक अजीब-सी किस्म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपस में हाथापाई कर रहे थे, वो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, उसके कुछ लोग पाकिस्तान गए हैं। नाज़रीन, ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार है और आपको ये, क्योंकि अमेरिका से आपको सुनने को मिल रही है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी है और इसके कुछ जो है फराज साहब ने जो है इस पे काम किया है। इस स्टोरी को कुछ लोगों से इन्होंने बात की है। तो मैं चाहूँगा कि इस स्टोरी से आज वो पर्दा उठाएँ और ये बताएँ कि जो लोग पाकिस्तान पहुँचे हैं और पाकिस्तान पहुँचकर उन्होंने क्या माफ़ी-तलाफ़ी की बातें की हैं, किस तरीके से, क्योंकि जब से ट्रंप की हुकूमत आई है और ट्रंप ने रिफ्यूज़ ही नहीं किया, बल्कि इग्नोर कर दिया। उस टॉपिक पे बात करने से ही इग्नोर कर दिया। और आज वॉशिंगटन टाइम की एक रिपोर्ट थी कि ट्रंप जो है वो तीसरी दफा भी सदर बन सकते हैं और उसकी एक छोटी सी ट्रिक ये है कि वो जो भी प्रेसिडेंट नया आएगा उसके बाद वो रिजाइन कर देगा और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ट्रंप होंगे और उसके बाद वो बाकी अरसे इस सीट पे बैठेंगे। तो फराज, बताइए कि जनाब, इस स्टोरी से आज आप पर्दा जो है हटाएं कि ये असल में स्टोरी है क्या? जी, आसिम भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल को समझ लें। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल क्या है? ये चंद डॉक्टर्स की एक तंजीम है जो कि पीटीआई की फ्रंट तंजीम है। समझ लें कि पीटीआई का एक दूसरा नाम है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, जो कि अमेरिका में उन्होंने रजिस्टर करा दिया और ये लॉबिंग करने में ये बड़े मुतहर्रिक थे। यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी करारदादें कांग्रेस में जो करारदाद कांग्रेस में पास हुई, उसमें भी इनका कहीं ना कहीं किरदार था। इसी तरह से जो कांग्रेस में हियरिंग हुई जो विल्सन साहब के हवाले से, ब्रैड शर्मन साहब के हवाले, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये लोग इन्वॉल्व थे और ये पाकिस्तान के खिलाफ अगर कहा जाए लॉबी कर रहे तो ये बात गलत नहीं होगी। तो उसमें ये पाकिस्तान में
पे IMF का लोन और ये सारी की सारी चीजों के खिलाफ भी लॉबिंग करते नजर आए। तो देखें ये लोगों का जो एक ग्रुप था फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, ये चंद डॉक्टर्स हैं। इन्होंने, आपको याद है, पहले अपना में बड़ी कोशिश की गई, तो अपना से हटकर इन्होंने अपनी ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल बनाई हुई, जो कहा जाता है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। वो सारी की सारी जब हो रही थी 2018 में, जो धांधली से इमरान खान साहब आए थे, उससे उस वक्त ये एक्टिव नहीं थे, ना ये इनको कोई लेना देना था। जिस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में, उससे भी इनका कोई सरोकार नहीं था। ये बेसिकली पीटीआई की एक फ्रंट तंजीम है। उसके जो डॉक्टर उस्मान हैं और डॉक्टर मुनीर खान और सायरा बिलाल, ये लोग जो हैं अचानक पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में जाकर इन्होंने DGI से मुलाकात की। और इनको ले जाने वाले जो थे वो थे तनवीर अहमद खान साहब, और जो आतिफ खान जो पीटीआई के सदर हैं अमेरिका के और बड़े मुतहर्रिक हैं, वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो खुद नहीं गए, वो भेजने वालों में से थे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल को। और ये लोग गए पाकिस्तान, इनका कहना ये है कि जी हमारा मकसद ये था कि इमरान खान साहब को हम रिलीफ दिलाएंगे, हम इमरान खान साहब को जो है वहां से बाहर छुड़वा लेंगे, वो बाहर आ जाएंगे और ये सारी की सारी चीजें। और उसके बाद जो है सिलसिला ये हुआ है कि अब इनको गालियां पड़ रही हैं, इनको बुरा भला कहा जा रहा है, इनको गद्दार कहा जा रहा है। पीटीआई के अपने लोग, हैदर मीरी, इनके जो व्लॉगर्स हैं, वो इनको अक्यूज कर रहे हैं कि ये गद्दार साबित हुए, ये एजेंट साबित हुए। तो वो आजकल ये खुद ट्रबल में आए हुए हैं कि जो लोग गए थे। अच्छा, इनके जो जाने को आप जरा समझें कि ये इस तासुर से गए थे कि हम जाके इमरान खान साहब को छुड़वा लेंगे। तनवीर अहमद साहब इनको लेकर गए, जो मशहूर पाकिस्तानी बिजनेसमैन है ह्यूस्टन के। ये हजरात जितने भी हैं, ये लॉबिंग करते रहे, लेकिन इनकी लॉबिंग नाकाम हो चुकी है। आपको याद होगा आतिफ खान साहब के पुराने इंटरव्यू है, जो कि अमेरिका में जो पीटीआई के सदर थे, फूंफा हो रही थी बहुत ज्यादा कि ट्रम्प साहब आएंगे तो वो पहली कॉल करेंगे, इमरान खान साहब को छुड़वा लेंगे, हमारी ट्रम्प साहब से डायरेक्ट मुलाकातें हैं, उनके खानदान को जानते हैं, ट्रम्प साहब जो है इग्नोर नहीं करेंगे। और खान साहब और इमरान खान जी बड़े पुरुम्मीद थे, पीटीआई पाकिस्तान में भी बड़ी पुरुम्मीद थी कि ट्रम्प साहब आते इमरान खान को छुड़वा देंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे लोग भी इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन ट्रम्प साहब ने आने के बाद इनको झंडी दिखा दी। और जिस रिचर्ड गर्नेल के बिहाफ पे ये लोग फैल रहे थे, शहबाज गिल और पूरी की पूरी पीटीआई फ्री इमरान खान, वो रिचर्ड गर्नेल ने अपनी ट्वीटें भी डिलीट कर दी। और ये भी पीटीआई की एक अजीब सी बात है कि इमरान खान साहब जो है अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उन्होंने अपना जो जाना है, अपनी हुकूमत का गिरना भी अमेरिका के ऊपर ब्लेम किया। उसके बाद ये खुद अमेरिका के तरले मिनते करने पर आ गए और ट्रम्प साहब की तरले मिनते इन लोगों ने की। वो सारी की सारी चीजें हैं। तो ये लोग जितने भी जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के हैं, देखिए आसिफ भाई, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम इनकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करते हैं। ये लोग मुहिब वतन लोग हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। लेकिन इन बेचारों को जो है गुमराह किया गया है, एक फेक न्यूज फैलाकर जो है इन बेचारों को गुमराह किया गया है। तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में वैसे पता नहीं क्या कयामत बर्पा हो गई है, पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। और ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है बोलने में पाबंदी है। आपको पता है ऐसा भी नहीं है। हामिद मीर से लेके नईम हैदर पंजोता से लेके पीटीआई के सारे लोग खुल्लम खुल्ला बैठते हैं टीवी के ऊपर और किस किस तरह की बातें नहीं करते हैं। मतलब हम एक नाम है नईम हैदर पंजोता, एक नाम है शेर अफजल मरवत हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, शंताना गुलजार हैं, खुद उमर अयूब साहब हैं। ये सबके सब टीवी पे जाते हैं और दबा के टिका कर बातें करते हैं। तो कोई ऐसी सिलसिला नहीं है। अच्छा, आपको पता है इमरान खान साहब का जो पूरा सियासी करियर है, हम और आप भी एक जमाने में इमरान खान को, कम से कम मैं तो इमरान खान को पसंद करता था एक जमाने में। तो इमरान खान साहब का जो पूरा जो करियर है वो तो फेक न्यूज पे इमरान खान साहब ने खुद बनाया। मिसाल के तौर पे उनका उरूज जब हुआ तो 35 पंचर से हुआ। वो 35 पंचर जो है वो झूठ निकला। बाद में इमरान खान साहब, आरिफ अलवी ने खुद जाके माफी मांग ली कि हमने तो वो सियासी बयान दिया था। इमरान खान साहब ने कहा मैंने सियासी बयान दिया था, लेकिन उस पर उन्होंने 120 दिन का पूरा धरना देकर बैठे थे, 135 दिन का धरना। उसके बाद आपको याद है कि लोगों की गाड़ियों से हीरोइन बरामद कराते थे इमरान खान साहब, राना सनोल्ला की पूरी मिसाल है, वो भी झूठ था। इसी तरह से इमरान खान साहब जब बाहर निकला तो उन्होंने साइफर का ड्रामा रचा दिया कि जी वो साइफर ने और अमेरिका ने मुझे निकाला। बाद में वो कह दिया जी साइफर भी ऐसा नहीं था और वो सारा का सारा भी झूठी पूरी की पूरी कहानी। वजाहत खान ने यहाँ अपना के जो सालाना इवेंट है उसमें बावाज़े बुलंद ये कहा था, मैंने उनसे सवाल किया कि सर एक औरत का नाम बता दें। एक औरत का, और वो एक औरत का नाम नहीं बता पाए थे। जी, और इसी तरह से फलक जावेद, सनम जावेद के अपने इंटरव्यूज हैं कि उनका इमरान खान साहब ने भी इस बात का दावा किया था, मतलब अगर आपको याद हो अरेस्ट होने से पहले। इसी तरह से 9 मई को वो कहते हैं कि जी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भाई अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो हसन न्याजी वहां पर क्या करने गया था? उसी तरह से जो है इबाद फारूक वहां पर क्या करने गया, जो अंदर तोड़ फोड़ करके खुश जला रहे थे। मतलब इनके अपने लोग थे ना वो सारे के सारे, वो क्या करने गए थे वहां पर? इसी तरह से ये लोग कहते हैं जी जिले शाह का जो है कस्टडी में मर्डर हो गया। जिले शाह कस्टडी में मर्डर नहीं हुआ। इनके अपने जो एमपीए थे और इनके अपने पार्टी के रुकन राजा शकील का अपना इंटरव्यू मौजूद है फहद शहबाज खान के साथ। वो इंटरव्यू खुद जाके यूट्यूब पे देख लें। वो खुद बता रहा है कि मेरी गाड़ी के
एक्सीडेंट से जो है जिल्ले शाह का मर्डर हुआ, और मैंने ये बात जाके इमरान खान साहब को और यास्मीन राशिद साहबा को बता दी थी कि मेरे गाड़ी के एक्सीडेंट से हुआ है, और बाद में वो स्टोरी खुल के भी सामने आ गई। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा इस पे भी हम खेलेंगे, जिस तरह उन्होंने कहा था साइफर पे खेलेंगे। इसी तरह से इनके जो वीलॉगर्स हैं वो ये झूठ बोल रहे होते हैं कि 26 नवंबर को मैसेकर हो गया, कोई 300-400 लोग मार दिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। खुद रेंजर के लोग, पीटीआई के लोगों ने मारे हैं, पीटीआई के लोगों की अपनी वीडियोज हैं, और सारी की सारी फुटेज है। वो फुटेज भी है कि जिसमें कंटेनर पे से एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, उसको नीचे फेंका गया, वो फुटेज भी है। लेकिन जो गोलियां चलने की कोई फुटेज किसी के पास नहीं है, पीटीआई के अपने पास भी नहीं है। और हासिम भाई, आपको भी पता है, अगर गोलियां चलती तो हमने कराची में देखा है, जब गोलियां चलती हैं तो अगर 300 लोग मरे हैं वहां पर या 200 लोग मरे हैं, तो भाई वहां पर दीवारों के ऊपर, दफ्तरों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर गोलियों के निशान होते। यहाँ पर एक निशान, खुद पीटीआई के जो बड़े बड़े से बड़े साथी घूम रहे हैं, वो एक निशान नहीं दिखा सके, और एक बॉडी नहीं दिखा सके, मतलब कि कोई पता ही नहीं पा रहे। तो ये जितने भी लोग हैं ना, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के, डॉक्टर मुनीर हो, चाहे उसके बाद जो है सायरा बिलाल हो, या जिनके नाम है डॉक्टर उस्मान, ये सब के सब बेचारे मुहिब वतन लोग हैं। लेकिन इनको ये वीलॉगर्स, हैदर मेदी, मुईद पीरजादा, इन सब की जो फेक न्यूज है, उसने इनको मुल्क दुश्मन बना दिया है। कि हालत ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कि हमारे फौजी मरते हैं, चाहे वो बीएलए मारे या टीटीपी मारे, बहुत सारे लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इमरान खान ने और उनकी सोशल मीडिया टीम ने वहां पहुंचा दिया है। तो ये सिलसिला, तो ये हजरात गए थे, और इनको ले जाने वाले जो थे वो तनवीर अहमद साहब थे, जिनको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। और मैं समझता हूं कि तनवीर अहमद साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फर्स्ट ग्लोबल वाले, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से इनडायरेक्टली लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सैंक्शन लग जाएं, उनको पाकिस्तान के आईएसआई चीफ के साथ मिला दिया, ताकि इनकी दूरियां और गलतफहमियां दूर हो जाएं। तो मैं तो समझता हूं कि तनवीर अहमद साहब को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ये बड़ा अच्छा काम किया, कि अगर उन्होंने ब्रिज का किरदार अदा किया। भाई वो कोई इजराइल की या कोई इंडिया की फौज से तो नहीं मिलाने लेकर गए थे ना, पाकिस्तान की आईएसआई चीफ से मिलाने लेकर गए थे। तो मैं तो उनको तो मैं बहुत क्रेडिट दूं, लेकिन उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन चल रही है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है। तनवीर अहमद साहब जो थे, वो पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं, और आपको अगर याद होगा, तनवीर अहमद साहब पहले खुद इमरान खान के और पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये जो फेक न्यूज, ये जो जाली न्यूज है, और स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जो झूठ और जो जिस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन जो है पाकिस्तान की आर्मी या इनको के खिलाफ की, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तनवीर अहमद साहब ने। तो लिहाजा वो उनके पीछे पड़े हुए हैं कि जी वो आईएसआई के मोल हैं, ये है वो है। तो ये है इनकी स्टोरी। उसके रद्द-ए-अमल में क्या हुआ है? उसके रद्द-ए-अमल में ये हुआ आसिम भाई के ये लोग आपस में लड़ पड़े हैं, आतिफ खान को बुरा भला कह रहे हैं, तनवीर अहमद साहब को बुरा भला कह रहे हैं, और ये जो डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर मुनीर और सायरा बिलाल जो गई हैं, इनके खिलाफ गंदी गलीज किस्म की कैंपेन पीटीआई की अपनी सोशल मीडिया की टीम चला रही है बैठकर। और ये वही कल्ट है जिसको इमरान खान साहब ने कहते हैं ना परवान चढ़ाया था, जिससे अब ये खुद इनके अपने लोग जो हैं बेचारे इंपैक्ट हो रहे होते हैं। कभी ये शेर अफजल मरवत के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये जो है अली अमीन गंडापुर के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये आपस में अब ये एक दूसरे को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से ना ये पीटीआई की मदद कर रहे हैं, ना ये कोई पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ये एक कल्ट है। और आप एक चीज जहन में रखें आसिम भाई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी चाहे ये काम कर सकते हैं, हम भी चाहे सेंसेशन जो है उठा के बेचना शुरू कर दें, हम भी जो है चिकनी चुपड़ी जाली झूठी खबरें म्यौरा बैठ के तैयार करें और यहाँ पर बेचे कि इमरान खान साहब कल बाहर आने वाले, इमरान खान साहब परसों बाहर आने वाले, इमरान खान साहब डट के खड़े हो गए, फलाना ये हो गया है। हम भी करें। हाँ, इमरान खान साहब देखे ना, इमरान खान साहब भी तो एक झूठी खबरें चलवाते ताकि वो न्यूज में रह के जी मुझे जहर दिया जा रहा है। आपको पता है कोई जहर नहीं दिया जा रहा। और खुद आप एक चीज आप जहन में रखिए, इमरान खान साहब जब खुद हुकूमत में थे, इमरान खान साहब खुद आपके इलाके में आए थे वाशिंगटन डीसी, और इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा था कि मैंने जो है नवाज शरीफ को जमीन पर सुला रहा हूं, उसको घर का खाना नहीं खिला रहा, मैं जेल का खाना खिला रहा हूं, उसका मैंने एसी निकाल लिया है। ये सब बातें इमरान खान साहब खुद करते थे, और हमारे ये बड़े सारे ओवरसीज पाकिस्तानी उस पर भंगड़े डालते थे। ये तो हमारी आपकी सुनी हुई बातें। आज इमरान खान साहब को एक्सरसाइज मशीन नहीं मिली हुई है, उनको अपनी मर्जी से बकरे तुर्के सब मिलते हैं, सब जाके मिलते हैं उनके पास सारी की सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस यहाँ पर आके कहानी खत्म करूंगा कि इस वक्त जो है इनके अपने अंदर जो है बहुत बड़ी फूट पड़ गई है,
और बहुत ज़्यादा जो है ये लोग एक दूसरे के खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और खासकर एक दूसरे के खिलाफ क्या है कि जो बेचारे जो लोग मिलने गए थे ना, इनके पीछे पड़े हैं और तनवीर अहमद साहब को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन तनवीर अहमद साहब के तो हाथ में कुछ भी नहीं आया। उनका क्या बेनिफिट इसके अंदर? उनके कितने पैसे बन गए भाई इस चीज़ से? वो एक कारोबारी बिज़नेसमैन आदमी है, उसका फराज, नौकरी। ये सिंपल वही चीज है कि हुँ, पाकिस्तान के अंदर जब एक ग्रुप बनता है कि जी ये जो ग्रुप है ये हुकूमत पाकिस्तान से जाके बात करेगा, और उसके बाद वो ग्रुप जो है उसके पास इख्तियारात कुछ नहीं होते। तो यहाँ हुँ, पर भी ये जो ग्रुप गया है फर्स्ट ग्लोबल का, ये चला तो गया है लेकिन इनके पास क्या इख्तियारात हैं, ना आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो जब आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो अब लोगों को भी अंदाज़ा हो रहा है, और ये एक बड़ा अच्छा अमल है कि जिससे आप एक अभी जो रमज़ान में प्रेज़िडेंट ट्रंप ने इफ्तार पार्टी दी थी, उस इफ्तार पार्टी में उन्होंने बहुत सारे सफ़ीरों का नाम लिया था और पाकिस्तान के सफ़ीर का नाम भी लिया और वो वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी भी इस बात को ज़ाहिर करती है, और बहुत सारे लोगों का हमारे पास मेरे पास फ़ोन भी आया कि जब मैंने मार्गारेट मैक्लाउड जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की उर्दू स्पोक पर्सन है, और उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन में किसी भी किस्म का कोई इस वक़्त जो है शिगाफ नहीं है, बहुत अच्छे जा रहे हैं और जैसे पहले थे। तो उससे क्या हुआ, वो जो हज़ारों एक परसेप्शन खड़ा किया हुआ था कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, आप इनके प्रोग्रामों की थंबनेलें देखें, आपको खौफ लगने लगेगा कि लगता है कि कल जो है पाकिस्तान के डॉक्टरों पे शायद पाबंदी लग जाए, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन पर पाबंदी लग जाए। नहीं, वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं, जहाँ वो सारे दूसरे ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ होंगी और उसी तरीके से वो पाकिस्तान पे भी होंगी। इट्स लाइक अ वन, ये कोई एक मुल्क नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई, तो मैं आपसे नेक्स्ट मैं असल में इसमें एक चीज़ आपने बड़ा एक अभी अहम नुक्ता कहा कि जो ट्रम्प साहब ने कुछ भी नहीं किया, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है आसिम भाई। ट्रम्प साहब ने इनसे यकीनी तौर पे बातें की होंगी, जो आतिफ खान साहब बड़ी फूफा कर रहे होते हैं, ट्रम्प आएँगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे और ये सब पीटीआई वाले, पाकिस्तान में भी शहबाज गिल सब बड़े भंगे डाले जब ट्रम्प साहब जीते थे। लेकिन जी ट्रम्प साहब जब जीत गए जाता है ना कोई सदर और जब वो सदर बन जाता है, जब वो व्हाइट हाउस में आ जाता है, तो उसको आटे आटे दाल का भाव पता लगता है। उसको फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, सीआईए की रिपोर्ट आती है। तो जब सीआईए की रिपोर्ट आई होगी तो उनको बताया गया होगा कि भाईजान बिल्कुल भी जो है 26 नवंबर को कोई मैसेकर नहीं हुआ है। बिल्कुल। ये झूठ बोल रहे हैं। जिल्ले शाह का जो है कस्टडी में मर्डर नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं। किसी खातून ये झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन में धांधली ज़रूर हुई है, लेकिन कोई ऐसी धांधली नहीं हुई। देखिए ना, आसिम भाई अगर स्टेट ने धांधली इस लेवल पे कर की होती, तो पीटीआई कोई सब में बड़ी पार्टी बन के तो सामने नहीं आती ना, फिर तो वो श्रिंक कर देते। और पीटीआई अगर इतनी मकबूल है, तो भाई इमरान खान के लिए लोग नहीं निकल रहे हैं। ओवरसीज़ में भी कोई सारे ओवरसीज़ पीटीआई के साथ नहीं है। ये तो पीटीआई के जो बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर उस्मान हो, इन जैसे जो बेचारे लोग हैं, या मुनीर मुनीर खान या सायरा बिलाल या दीगर, ये एक इल्यूजन का शिकार हैं कि इमरान खान साहब कोई 2/3 से आ रहे हैं, कोई इमरान खान कोई जो है ना वहां पर मैसेकर कर दिया पीटीआई के खिलाफ। भाई यास्मीन राशिद का ये लोग बड़ा बोलते हैं मिसाल के तौर पे कि जी यास्मीन राशिद एक मजलूम औरत है, कैंसर ज़दा है। मैं खुद समझता हूँ कि हाँ वो बुजुर्ग हैं, कैंसर ज़दा है, लेकिन क्या वो बेकसूर खातून है? आप मुझे बताइए, वो बिल्कुल क्या नहीं। नौमी पे वो नजर नहीं आ रही क्या वहां पर हमला करती हुई? वो जो पूरा कॉन्वॉय वो लेकर गई थी, फराज नजर आ रही है कि फराज वो हमला फराज करने गई हैं। सॉरी, कता कलामी की माफी चाहता हूँ। अभी ट्रंप ने टेस्ला के शोरूम पे हमला करने वाले जो एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, उसको कहा है 20 साल की सजा दो, और हम्म। उनको कहा है इंटरनल दहशतगर्दी में इनको बंद करो। तो अपनी कंट्री को जब बचाने के लिए आपको ये सारे इक़दामात लेने होते हैं, और कोई भी मुल्क इस तरह का लेता है। पाकिस्तान के अंदर वीडियो प्रूफ हैं कि लोगों ने ये किए हैं, उस पे भी आवाज़ उठ रही होती है कि जी इंसानी है, इंसानियत की जो है वो खिलाफवर्जी हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी हो रही है। ओ भाई, दुनिया में आपने देखा कि इंग्लैंड में किस तरीके से एक सोशल मीडिया की खबर जिसने दी थी, उसको घरों में दरवाजे तोड़ के बच्चों को, अंडर एज बच्चों को गिरफ्तार किया गया और उनको सजाएँ हुई हैं। तो भाई बिल्कुल। आप क्यों नहीं सजा दे रहे? आप उन, और मैं भी देख रहा था कि मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था कि ये जो मोहतरमा है सनम जावेद, इतनी गंदी-गंदी रोज़ाना इदारों के खिलाफ ट्वीट करती हैं, लेकिन आज़ाद घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं ये आज़ाद? मतलब आप डायरेक्ट रियासत के उस इदारे को चैलेंज कर रही हैं जो कि पाकिस्तान के की हकीकत का ज़ामिन है। उसकी उसको उसको बचाने का ज़ामिन है। आप डायरेक्ट उस इदारे को जो है वो कर रहे हैं। आप किसी शहबाज शरीफ के किसी प्रोजेक्ट पे बात नहीं कर रहे। आप सिंध के वज़ीर आला के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। आपको सियासतदानों से कोई मुसीबत नहीं है। आप डायरेक्ट हर चीज़
आर्मी चीफ से जोड़ आसिम देते भाई, हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा और बिल्कुल शो, हमें पता है वक्त की किल्लत है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर 9 मई जैसा वाकया, और ये जितने भी जो पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल के और ये पीटीआई के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, क्या अगर 9 मई जैसा वाकया अमेरिकी किसी मिलिट्री बेस के ऊपर कोई गुरुओं ने जाके हमला किया होता, जिस तरह इन लोगों ने 9 मई को हमला किया है, उसके बाद उनके साथ क्या होना था? क्या वो अमेरिका में होते या गुंटानामो बे के अंदर होते? वो पार्टी के एग्जिस्ट करती है, उस पार्टी को बैन करके उसके लीडर को ताहयात जो है ना उम्र कैद दे दी गई होती, और घरों से उठा उठा के लेकर जाते खवातीन को, चाहे वो बीमार होती, कैंसर ज्यादा होती, चाहे कुछ भी होता। क्या कुछ नहीं करते ये यहाँ पर? और मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे आसिम भाई, आप मुझे बताइए कि 2018 के बाद और उससे पहले नून लीग के तमाम लीडरशिप, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इवन के पीपल्स पार्टी के लोग, सब के सब जेलों में थे, और आप उनकी गाड़ियों से हीरोइन बरामद करा रहे थे। राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हीरोइन बरामद करा रहे थे। इमरान खान साहब जो है वॉशिंगटन में आके बोलते थे कि मैंने एसी निकाल लिया है, घर का खाना नहीं खाने दे रहा हूं उनको मैं, और मैंने जमीन पर सुला रहा हूं। क्या कुछ नहीं किया? आप मुझे बताइए, क्या नवाज शरीफ ने या किसी ने आईएमएफ को खत लिखा था कि इनको लोन ना दो, या किसी ने जो है कोशिश की कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाए? नवाज शरीफ जो है कितने साल तक लंदन में बैठा रहा? क्या नवाज शरीफ ने कोई कोशिश की कि पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन ब्लॉक हो जाए? इमरान खान साहब के जमाने में क्या किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी के कारकुन ने सोशल मीडिया पे कहीं भी, क्या ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, अब मैं इससे तो वो नारा मैं नहीं कह सकता यहाँ पर, कोई इस तरह का नारा लगाया किसी नून लीग ने, पीपल्स पार्टी वालों ने, या किसी बीएलए या टीटीपी के हाथों फौजी जो शहीद हुए हैं 2018 के बाद, ऐसे बड़े वाकयात हुए, क्या नून लीग ने या पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन ने कहीं पर कोई जश्न मनाया? किसी ने अपने पासपोर्ट जलाए थे? मुझे बताइए आप। ये इमरान खान साहब ने नफरत भरी है लोगों के अंदर, जो एक साल इमरान खान साहब 2022 में जब निकले हैं, जब तक वो अरेस्ट नहीं हुए, उन्होंने मीर जाफर, मीर रोजाना सादिक, रोजाना खिताब करते थे। रोजाना जितने जितने जलसे पिछले 50 सालों में किसी पार्टी ने नहीं किए, इतने जलसे पीटीआई ने उन 1.5 से 2 सालों में किए हैं, जिसमें वो इलेक्शन भी जीत रहे थे। उनके पास पंजाब हुकूमत भी थी, केपी हुकूमत भी थी, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत भी थी। और मुझे बताइए कितना जहर नहीं भरा गया लोगों के जहनों के अंदर, जब भी तो वो बेचारे फराज, बच्चे 9 मई में घुस गए इसका वो। इसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि अगर ये चीज अमेरिका में होती, तो अमेरिका ने ये जो आजादी और फ्रीडम जो हासिल किया है ना, अगर आप पिछले पीछे 70-80 साल पीछे चले जाएं, तो इसने ऑलरेडी बहुत कुर्बानियां दी हैं ये हासिल करने के लिए। आज का जो, तो ये एक एक को जो है ना 80-80 साल की सजाएं देते, जो इन्होंने किया है। अब आप सोचें, टेस्ला गाड़ी जलाने पर 20 साल की सजा, सिर्फ लेकिन उसका मोटिव यह है कि इंतशार फैलाना, टेरराइज करना। तो आसिफ भाई, आपको याद है जब जब जबान पार पे इमरान खान साहब थे, क्या नवाज शरीफ को अरेस्ट नहीं किया था पुलिस ने? आसिफ जरदारी को अरेस्ट नहीं, बार बार अरेस्ट किया। किसी ने अरेस्ट होने से के चक्कर में पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम बरसाए? मुझे तो पता है ये खामोशी से नवाज शरीफ ने वहां पर गिरफ्तारी दी, आसिफ फराज आप जरदारी ने इसको गिरफ्तारी दी, ये तो पुलिस फराज के आप ऊपर इसको पेट्रोल बम बरसा रहे थे जमान पार्क के अंदर। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो वही सबसे बड़ा है, वही सब देख रहा है, वही जो है जो मालिक है इस दुनिया का। तो फिर वो हुआ जो वो कोई सोच भी नहीं सकता। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान 57 इस्लामिक मुल्कों का एक जामिन भी है। इस मुल्क में जो न्यूक्लियर वो है, उसको इस फौज ने संभाल के रखा हुआ है। अगर ये इन जैसे लोग जो हमारे पास इस वक्त के सियासतदान हैं, जो जिस तरीके से इनका बिहेवियर होता है, कि जिस तरीके से बाइपोलर तरीके से ये घूम जाते हैं, और जिस तरीके से इमरान खान साहब जो है उन्होंने हरकत की, ये तो 10 दिन के अंदर जो है आपकी जो दूसरी दुनिया की जो फौज है वो आके आपके सिस्टम को टेक ओवर कर लेंगी कि आप इस काबिल नहीं है कि आप ये न्यूक्लियर बम रख सकें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त। जो देखें, पाकिस्तान का गिराव ऊपर जा रहा है, ये सबसे पॉजिटिव चीज है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हो रहा है, पाकिस्तान में तिजारत हो रही है। यस, आपका एक बहुत बड़ा मुस्लिम नेबर आपका दुश्मन बनता जा रहा है, अफगानिस्तान। ईरान आपका कोल्ड वार आपके साथ चल रही है, इंडिया के साथ आपकी सदा से दुश्मनी है। उस हालात में भी आप स्टेबल हैं, और आप ऐसे वहां भूख नहीं हो रही, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि 2000 लोग भूखे सो रहे हों। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं आपसे फिर आपने और आसिम भाई, ये जो लोग जो गए थे ना फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के, इनको भी मैं दावा दूंगा कि आप लोग भी सोचें कि आप किस किस फेक न्यूज का हिस्सा बन चुके हैं, और आप किसकी वजह से जो पाकिस्तान अपने मुल्क, हम इनको मुहिब वतन समझते हैं, हम इनको गद्दार नहीं कह रहे, ये मुहिब वतन लोग हैं, लेकिन इनको भटकाया गया है। नहीं, ये मुहिब वतन जो सोशल मीडिया के लोग हैं, 2006 में बीएलए को पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीम बनाया। अमेरिका ने 2019 को दहशतगर्द तंजीम इसको डिक्लेयर कर दिया है।
आप उनके लोगों को स्पेसेस में बुलाकर उनकी रोददाद सुनते हैं, उनसे माजरत करते हैं, उनके उनके दिल के हालात सुनते हैं, उनको जगह देते हैं अपने स्पेस पे, और जहाँ पे 5-500 लोग आप बिठाते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, मैं तो कभी भी अगर कोई दहशतगर्द तंजीम होगी, मैं बात करना भी उसके किसी बिल्कुल सही कह रहे कारकुन हैं। से जो लोग वो नहीं हमारे चाहूंगा, फौजियों क्योंकि को मेरे शहीद कंट्री कर रहे ने, हैं। मेरे अमेरिका के कंट्री ने उसको दहशतगर्द करार दिया। मैं स्टेट के साथ खड़ा हूँ, मैं किसी को वो नहीं समझता। तो आखिर बिल्कुल ऐसा ऐसा क्यों है? खैर नाज़रीन, अब चलते हैं थोड़ा-सा कनाडा की तरफ। हमने देखा बहुत अरसे पहले, जब पाकिस्तान और दुनिया के ममालिक ने मैकडॉनल्ड और कोका कोला और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है एहतजाज किया कि हमने नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके बाद हमने देखा वो चीज़ें हल्के-हल्के करके शायद खत्म भी हो गई। लेकिन कनाडा ने अमेरिका पे के जो टैरिफ लगाने पर जो रिएक्शन ज़ाहिर किया है, वो ये हुआ कि वहाँ पे मैकडॉनल्ड हो, कोका कोला हो, या एक बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी होती थी अमेरिकानो, उसका नाम भी चेंज करके कैनेडियानो कुछ रख दिया उन्होंने। और उनके जो वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि $1 बिलियन से कहीं ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट को रीनेम करके उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, उधर से नाम हटा दिया, और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है जो कि अमेरिका से आती है, लेकिन अब उसको अमेरिका के नाम से नहीं बेचेंगे वो, और आइंदा अमेरिका से नहीं लेंगे। जर्मनी और दूसरी जगह पे, स्कॉटलैंड और बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना कि वो जो है वो कह रहे हैं कि बाय योर ओन प्रोडक्ट, मतलब एक मुहिम है कि अपने मुल्क की चीजें खरीदो। हुँ, ये बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि ट्रंप साहब जो है वो थोड़ा-सा इसमें ढील देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि 3 अप्रैल में अभी मेरा ख़्याल है 1-2 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जी, कनाडा जो अमेरिका का बड़ा महबूब वो होता था, एक ज़माने में हमें याद है 96-97 में हम सिर्फ़ आईडी दिखा के वापस चले, मतलब अपनी सिर्फ़ आईडी की इतनी पावर होती थी, जो लाइसेंस था कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते थे। तो आज जो है इतनी नफ़रत कैसे? क्या कहेंगे? जी, देखिए आसिफ भाई, परसों का जो दिन है, जब तक हमारा शो शायद ऑन एयर जाए, भले कल का दिन, तो जब तक ये आ गया होगा कि ट्रम्प साहब ने किस-किस मुल्क पे कितना टैरिफ लगाया है, तो वो पता लग जाएगा कि अगला जो समझ लें आप 48 घंटे अमेरिका में बड़े अहम हैं। उसके बाद जो खबर आएगी, उसके बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट उसी तरह तरह से टर्न लेगी। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दी दूसरे ममालिक के ऊपर, और दूसरे ममालिक ने भी फिर उसके रद्द-ए-अमल में अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात की, तो फिर जो है अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो है, उसका बुरा असर हो जाना है। स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, लोग यहाँ पर बड़े पैसे अपने लूज़ करेंगे, और जब लोग पैसे लूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि फिर जो सदर जो भी हुकूमत में होता है, वो बड़ी तेज़ी से गैर मकबूल भी होता है। तो ट्रम्प साहब का ये बड़ा इम्तिहान है। तो अब देखते हैं कि ये इसमें क्या होता है। देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें कि अमेरिका भी अफ़ोर्ड अब नहीं कर सकता कि यूरोप भी उससे नाराज़ हो जाए, कनाडा भी उससे नाराज़ हो जाए, मेक्सिको भी नाराज़ हो जाए, और चीन और रशिया तो पहले ही उससे नाराज़ हैं। तो अमेरिका के लिए ये बहुत बहुत बड़ा एक तरह का टेस्ट है। और ट्रम्प साहब का हमेशा से, आप अगर उनका ट्रेंड देखें, तो एक चीज़ को एस्केलेट करके ऊपर तक लेके जाते हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ से जाके अपनी नेगोशिएशन पावर बढ़ाते हैं, और फिर वो जाके नेगोशिएट करके पीछे हट जाते हैं। तो या तो ये ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर अगर वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट करके और वहाँ पर अपनी ज़िद पर अड़ गए, तो आप यकीन करें कि देखें, यहाँ पर बड़ा बड़ा मामला खराब होगा, क्योंकि अगर टैरिफ लगे तो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ पर बड़ी तेज़ी से महँगी हो जाएँगी। महँगाई होगी, ट्रम्प साहब गैर मकबूल होंगे। इसी तरह से स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, ट्रम्प साहब गैर मकबूल होंगे। रद्द-ए-अमल में बाकी ममालिक ने भी अगर टैरिफ लगा दिए, तो उसके अंदर क्या होगा, जब टैरिफ लगेगा, तो फिर अमेरिकी प्रोडक्ट वहाँ पर कम बिकेगी, क्योंकि वो टैरिफ लगा देंगे। तो उसके बाद अमेरिका की एक्सपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो वो बड़ा मामला खराब होगा यहाँ पर। और आप ये ज़हन में रखें, जो सब में जो बड़े इसके पीछे जो आर्किटेक्ट हैं, वो इलॉन मस्क साहब हैं, जो दुनिया के अमीर-तरीन आदमी भी बन गए थे, अभी बिल्कुल, शायद थोड़े नीचे आ मेरे गए हैं। ख्याल है फराज इस एलन मस्क पे हम नेक्स्ट टाइम बात नहीं, मैं करेंगे। बस ये कहना चाहूँगा कि इलॉन मस्क बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि चाइना के साथ ट्रेड वॉर हो, क्योंकि उनको अपनी अपनी बिल्कुल, गाड़ी वहाँ बेचनी है। उनको टेस्ला बिल्कुल, बेचनी है वहाँ पर। बिल्कुल। वैसे ही जी। दुनिया में कनाडा ने हुँ। तकरीबन 75% गाड़ियाँ कम हुई हैं, वहाँ पे बिक जी, रही हैं। जी, जी। जर्मनी में हुँ। जो है 53% है, और कहीं किसी मुल्क में 49% देख रहा था। तो हर जगह जो है वो टेस्ला ने तो काफ़ी बुरा इस वक़्त जो है उनका वो है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आसिम सिद्दीकी और फराज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।